हेलो एस्पायरेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। GS2 की बात करते हैं। ये पेपर है, आपने देखा होगा GS2 के इस पेपर को। बहुत ही इजी प्रश्न आए हैं। कुछ प्रश्न बहुत इजी हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हैं। जो पहला सवाल है वो यही है, क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक वर्ड है मूल ढांचा, ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉरी, बेसिक स्ट्रक्चर। जब बात होती है बेसिक स्ट्रक्चर की तो उसमें कुछ खास चीजें होती हैं जो उभर कर के सामने आती है। दूसरी बात, लंबे समय से बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं और उन्होंने एक एक करके कई ऐसे अमेंडमेंट किए हैं जो संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध है। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट में सेकुलरिज्म शब्द को लगभग एक तरीके से उन्होंने अप्रासंगिक बना दिया। रिलीजियस राइट के ऊपर कन्वर्जन लॉबी के हमले आप देख ही रहे हैं। जुडिशरी के ऊपर भी हमला हो रहा है कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के नाम पर कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी का उल्लंघन हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो लंबे समय से इसके ऊपर जो विवाद चल रहा है या फिर ये जो चीजें देखी जा रही हैं उनमें क्या, कैसे, किस तरह, तो जब आप इस प्रश्न को उत्तर लिखते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के जो डिबेट चल रहा है, इस प्रश्न को जब आप लिखेंगे तो कुछ खास चीजें हैं जो आनी चाहिए। क्या है कि आप मूल अधिकार में संशोधन कर तो सकते हैं लेकिन इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। फिर उसी तरह मूल अधिकार के बाद एक जुडिशरी का मैटर है, फिर उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर अर्थात शक्ति पृथककरण का सिद्धांत भी है, फिर उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, इस तरह की चीजें हैं। और फिर उसी तरह भारत के सेकुलरिज्म का जो एक चरित्र है, ये आप खत्म नहीं कर सकते। तो जब आप इस आंसर को लिखेंगे तो आप इतनी सारी बातों को लिखना होगा कि एक्चुअली इस जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई है और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है, मतलब आप फंडामेंटल राइट्स को खत्म नहीं कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी को नहीं खत्म कर सकते हैं, आप सेपरेशन ऑफ पावर, मॉन्टेस्क्यू का है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसको खत्म नहीं कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू को नहीं खत्म कर सकते हैं और सेकुलरिज्म को भी नहीं खत्म कर सकते। तो कहने का मतलब है कि ये प्रश्न IAS में भी आ चुका है और बड़ा ही नॉर्मल सा प्रश्न है जो चीजें आपसे पूछी गई। क्योंकि 8 नंबर का प्रश्न है, एक पन्ने में ही आपको निपटाना है, तो इसमें आपके पास ज्यादा स्पेस नहीं है चीजों को लिखने की। हम ये पहले ही अपने बच्चों को करा चुके हैं। दूसरा जो सवाल है वो है EWS। तो भाई, आरक्षण का मेन मतलब क्या होता है? 2-3 आपको जजमेंट लिखने हैं और फिर ये बताना है कि पिछले 30 सालों में समाज काफी बदला है। उसी तरह तमाम ऐसे लोग हैं वो पिछड़े हैं, वो विकसित नहीं हैं, अगर उनको भी विकास का लाभ नहीं मिलेगा, उनको भी मुख्य धारा में हम शामिल नहीं करेंगे तो उनके साथ अन्याय होगा। हमारे यहाँ सभी वर्गों के विकास की बात कही गई है और इसी वर्ग में EWS भी है। पिछले 2 सालों से लगातार चर्चे में था। अब ये 2 साल बाद क्यों आया, थोड़ा आश्चर्य की बात है, लेकिन ये BPSC है, कभी भी झटका दे सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, बहुत इजी है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसेस पूछा है। तो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के 3 प्रोसेस होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस भारत के आधे राज्यों की सहमति। जैसे फॉर एग्जांपल GST लागू हुआ तो ये तीसरे में आया। इन तीनों के बारे में क्रमबद्ध रूप में आपको पैरा चेंज करते करते लिख देना है, कुछ भी ऐसा नया नहीं है। इसके बाद का जो सेगमेंट है वो आपका आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या है। ये भी बहुत पुराना प्रश्न है। प्रियम्बल की बात करते हैं तो भाई क्या है, हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये तो ये जो जितने शब्द हैं, इन शब्दों का यही सारी बात करनी है। क्या करनी है? उसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो हम भारत के लोग का मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जैसे सोवरविन
इसका मतलब का ये है कि हम किसी गुट में नहीं हैं, हम किसी के अधीन में नहीं हैं। समाजवादी, समाजवादी शब्द हालांकि अप्रासंगिक हो चुका है, मतलब अमीर और गरीब की खाई को कम करना। पंथ निरपेक्ष मतलब हम एक सेकुलर कंट्री हैं, हमारा कोई अपना धर्म नहीं होगा और न स्टेट किसी के धर्म के नाम पर भेदभाव करेगा। लोकतांत्रिक मतलब हम डेमोक्रेटिक हैं। गणराज्य और हमारा सुप्रीम पोस्ट राष्ट्रपति बाय बर्थ नहीं होगा, इलेक्टेड होगा। तो ऐसे ये कोई भी एक नया प्रश्न नहीं है, काफी पुराना प्रश्न है। हाँ, जातीय जनगणना, ये प्रश्न हमने लिखवाया था और बोला भी था कि हर हाल में आएगा। कास्ट बेस्ड सेंसस, बिहार की राजनीति, तो भाई नए नए पॉलिटिकल पार्टी उभरेंगे, एक नया गणित उभर सकता है गठबंधन का। उसके बाद गठबंधन की राजनीति बदल सकती है और जाति और ज्यादा मजबूत हो सकती है। जातिगत आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा सकता है, ये 1 साल पहले लिखवाया था। ये सारी चीजें हो रही हैं। फिर उसके बाद से कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि जितने डाटा थे वो ऑलरेडी सोसाइटी में लोग जानते थे। हाँ, कुछ अजीब है, सबसे ज्यादा पैसे वाली जातियां कौन है वगैरह वगैरह, लेकिन रही बात भारत के जातीय गठबंधन की, तो कोई विशेष परिवर्तन आता दिख नहीं रहा है। हाँ, कुछ जातियों के नेतृत्व नए नए पनप सकते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई जो सोशल जस्टिस है उसका दायरा अब विस्तृत होगा। आरोप लगाया जाता था कि भारत में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनका जनाधार कुछ विशेष जातियों तक सीमित है, वो दायरा थोड़ा बढ़ सकता है। तो जितना ज्यादा चर्चा हो रही थी कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रेसिडेंट और पीएम के रिलेशनशिप की बात कही है। जब से गठबंधन की राजनीति का दौर अब खत्म हुआ है और स्पष्ट बहुमतों का दौर उभरा है, तब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंध ठंडे से पड़े हुए हैं। भारत में जब जब स्पष्ट बहुमत का दौर उभरा है तब तब पीएम पावरफुल हुए हैं, जो वो अभी दौर चल रहा है, और जब जब गठबंधन की राजनीति पनपी है तब तक प्रेसिडेंट पावरफुल होकर के आए, जैसे के.आर. नारायणन वगैरह वगैरह। तो अभी नॉर्मल है, क्योंकि भारत के संविधान में राष्ट्रपति एक अभिभावक है, राष्ट्रपति की एक भूमिका सीमित रखी गई है, लेकिन कई ऐसी बातें उभर के आई। तो ध्यान रखिए उनकी बदलती भूमिका। तो एक शब्द आपको यूज करना होगा कि गठबंधन की राजनीति बहुत हद तक इस चीज को प्रभावित करती है, और भारत के पिछले 75 सालों का इतिहास यही बताता है कि जब से कोलिब्रेशन गवर्नमेंट का दौर आया तो ये चेंज हुआ, कोलिब्रेशन गवर्नमेंट का दौर खत्म हुआ तो ये चीज हुआ। तो आज भी भारत के राष्ट्रपति एक प्रतीकात्मक रूप में सामने हैं और एक अभिभावक के रूप में सामने हैं। क्योंकि स्पष्ट बहुमत का दौर है, इसलिए इस पद के ऊपर विवाद नहीं देखा जा रहा। बस यही सारी बातें करनी है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। इतना इजी प्रश्न कैसे पूछ दिया, लेकिन ये कितना टफ पूछा है, मजा आ गया इस प्रश्न को। पहली बार जहां पे जो दिमाग लग रहा है वो यही, कल भी हमने यही बात की थी। पूछा है फेडरलिज्म, बीजेपी, भाजपा, नेशनलिटी, उसके साथ साथ स्टेट की पॉलिटिक्स, कुल मिलाकर के जो बीजेपी है और जो रीजनल पार्टियां हैं, लड़ाई इसी की बात की है। बिहार की बात करें तो बिहार में 2 तरह की विचारधारा है, सामाजिक न्याय थोड़ा सा और समतावाद, यही चल रहा है। यही पूछ रहे हैं दोनों के कोरिलेशन के बारे में। तो इसमें यही पूछ रहा है क्या संघवाद का मॉडल, क्या, कैसे, किस तरह। तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा जानिए कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरलिज्म है ना, संघवाद, उम्मीद किया गया, कुछ शब्द हैं कोऑपरेटिव, फिर एक शब्द है फिस्कल, फिर एक शब्द है कॉम्पिटिटिवनेस, फिर एक शब्द है कॉम्पिटिटिव, फिर एक शब्द है अटैकिंग। ये सब क्या है? सहयोगी, जहां केंद्र और राज्य मिलजुल के चलेंगे। फिर राजकोषीय, मतलब पैसा बराबर अच्छे से बटेगा। प्रतिस्पर्धात्मक, मतलब दोनों में कंपटीशन है। प्रतियोगी, मतलब दोनों को आगे बढ़ना है। और प्रहारात्मक, राज्य केंद्र पर करेगा, केंद्र राज्य पर। तो आज ये चल रहा है।
तो आप बताइएंगे कि किस प्रकार राष्ट्रवाद की विचारधारा भारत के सारे क्षेत्रीय दलों को प्रभावित करी। अगर आप ये क्वेश्चन लिख रहे हैं और अगर आपने कुछ पर्टिकुलरी शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जैसे कश्मीरियत, जैसे समाजवाद, जैसे सामाजिक न्याय, जैसे द्रविड़वाद, जैसे मराठावाद, जैसे आदिवासी अस्मिता, ये भारत की सारी रीजनलिटी है, इनकी टकराहट राष्ट्रीयता से देखी जा रही है और यही टकराहट भारत के संघवाद को, ध्यान रखिएगा, एक नया शब्द है प्रहारात्मक। आज का इंडियन एक्सप्रेस आप देखेंगे तो यही बात कही जाती है कि आज भी लड़ाई आइडिया की। कल भी मैंने इसी बात को बताया था। दर्जनों किताबें आप में से 3-4 किताबें मैंने आपको दिखाई थी कि जो लड़ाई है वो विचारधारा की है। राहुल गांधी भी यही कहते हैं और लगभग सारे लेखक समुदाय यही कहते हैं कि जो भी लड़ाई चल रही है वो आइडियोलॉजी की लड़ाई चल रही है और बीजेपी वाले एक तरीके से भारत के जो एक आइडियोलॉजी है, सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, केंद्र संबंध, उन सबको बदलने के फिराक में। हालांकि बात सच है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, ये मेरे बुकलेट में भी है। 6 महीने पहले मैंने ये बुकलेट बनाया था तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन की थी। तो अगर आप देख लीजिए एग्जाम का लेवल कितना शानदार तरीके से होते जा रहा है। ये भी क्वेश्चन कराया है, क्या कराया है, गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचित और विश्लेषित करिए। कोलिब्रेशन गवर्नमेंट मतलब लालू जी और नीतीश बाबू में क्या सिद्धांत है, तो गठबंधन की राजनीति का मूल सिद्धांत है सत्ता संचालन, सत्ता संतुलन और एक शब्द अपने अस्तित्व की सुरक्षा। तो अगर ये 3 व्यू आपके आंसर में नहीं आया तो मामला गड़बड़ है। राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हैं, किसी भी राष्ट्रीय हित पर नजरिया नहीं होता। राज्य के नजरिए से देखें तो CAA, GST, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत चाइना संबंध, रोहिंग्या जैसे कई सारे मुद्दों पर राज्यों की चुप्पी देखी जाती है। पहली बात, कुछ राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हैं, जैसे बिहार के संदर्भ में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है अवैध प्रवास, सीमांचल, ठीक है। दूसरा है बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की राजनीति। तीसरा CAA और NRC। ये 4-5 एग्जाम्पल आपके अगर आंसर में नहीं आया तो मामला गड़बड़ है। तो आप खुद सोचिए, सीमांचल का इलाका बांग्लादेशियों से, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, CAA और NRC। तो निसंदेह स्टेट की पॉलिटिक्स नेशनल इंटरेस्ट को थोड़ा नेगेटिव रूप से इफेक्टेड करती है। इसको लिखिएगा, क्योंकि उनके वोट बैंक में कई ऐसे तत्व होते हैं खासकर जिससे वो उन तत्वों के ऊपर एक समझौतावादी रुख अपनाते हैं। क्षेत्रीय दल कई सारे मुद्दों में समझौतावादी रूप में देखे जा सकते हैं। खासकर ये 4 ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर उनका रवैया कम से कम राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करते दिखा। जैसे CAA की जरूरत है, NRC की भी जरूरत है, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने एक नकारात्मक तो नहीं लेकिन गैर जिम्मेदाराना भूमिका अदा की। दूसरा एक और है अवैध प्रवास। 17 ऐसे रिपोर्ट आए हैं जो भारत में बांग्लादेशियों की बात कही जा रही है, बिहार में भी कही जा रही है, लेकिन उसके ऊपर भी चुप्पी देखी जा रही है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की विभेदकारी राजनीति, विशेषकर बहुसंख्यक राजनीति के ऊपर मुखर होना मतलब हिंदूवादी, और अल्पसंख्यक राजनीति के ऊपर एक गहन चुप्पी, आरोप प्रत्यारोप। तो बड़ी शानदार प्रश्न है और ये दूसरा ऐसा प्रश्न है जिसके ऊपर मैं कह सकता हूं लिखा जाना चाहिए। ये पिटा हुआ प्रश्न है, क्या वही पंचायती राज, वही सशक्तिकरण, भाई पंचायती राज में क्या हुआ, भ्रष्टाचार का अड्डा है, ये है वो है, लेकिन आप इसको इस तरह नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भाई सशक्तिकरण हुआ है, महिला प्रतिनिधि आए हैं, जातियों में जागरूकता आई है, उच्च जातियों की दबंगई कम हुई है, क्या नाम है, कुछ लघु गृह उद्योग बने हैं, और चूड़ी वाला है, शराब की बोतलें जो पकड़ी जा रही हैं उनका भी है, टोबैको इंडस्ट्री उभर के आ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह।
योजना कुरुक्षेत्र में हमेशा निकलता है, सिर्फ लिखिएगा अचीवमेंट ऑफ पंचायती राज इन बिहार, क्लिक मारिएगा, दर्जनों आ जाएंगे, उठा के टेप के लिख दीजिए। थका हुआ प्रश्न। मैं बच्चों से मना करता हूँ कि इस तरह के प्रश्न मत किया करें, क्योंकि ये प्रश्न सबका तैयार होता है। प्रश्न वो करिए जहां से आपकी आइडियोलॉजी उभर के सामने आती है, जहां पे आप भिड़ सकते हैं और जहां पे आप दूसरों से बेहतर लिख करके आ सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बातचीत किया कि राष्ट्रीयता और क्षेत्रीयता को लेके, या भाजपा बनाम क्षेत्रीय दल, किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना है, पहले चीजों को समझना है, समझने के बाद एनालिसिस करनी है, और एनालिसिस करने के बाद बस आपको लिखना है। और यही स्टाइल तो आपको सीखना है, और यही तो अप्रोच आपको डेवलप करनी है। अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं है। अब आते हैं, थोड़ी सी ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। जैसे भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि और विशेषता। तो मानसून कैसे आता है भाई? तो मानसून आता है, जो आपको जानना है, जब मानसून की बात करते हैं तो इसमें हिंद महासागर का नाम लिखना है, अरब महासागर का नाम लिखना है और हिमालय हवा, ये 3 बातें आपको लिखनी है। फिर इनकी विशेषता, तो बादलीय आकाश है, बढ़िया मौसम आता है, और मौसम आते के बाद आर्द्रता कम होती है, और फिर हल्की उत्तर हवाएं। मतलब ये 4 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, आधे में ये लिखेंगे, आधे में ये लिखेंगे। तो एग्जामिनर आपके उत्तर में यही देखना चाहता है कि जब आप मॉनसून की बात करते हैं तो आपके उत्तर में हिंद महासागर, अरब महासागर और हिमालय हवा, ये 3 चीज है या नहीं है, शब्द आपके होंगे। फिर देखता है कि बादलहीन आकाश, बढ़िया मौसम, कम मॉइस्चर या आर्द्रता का कम होना और हल्की हवाएं, ये है कि नहीं। अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो नंबर कटेगा। तो इसी तरह 4, 3, 7 पॉइंट हो गए। इस क्वेश्चन की डिमांड यही 7 पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनर्जी के रिसोर्स। अब देखिए ये भी थका हुआ प्रश्न है। क्या? एवरीबडी नोन अबाउट इट, 2 तरह की एनर्जियां हैं। एवरीबडी नोन अबाउट इट, हमारे पास 20% पेट्रोल हम उगाते हैं और 80% क्रूड ऑयल हम बाहर से मंगाते हैं। एवरीबडी नोन अबाउट इट कि अल्टरनेटिव एनर्जी के रिसोर्स लिमिटेड हैं। और जैसे कि सौर ऊर्जा, मैं बार बार यही बात करता हूं, कोयले से एनर्जी आता है तो उसका लागत आता है 2 रुपए, और सौर एनर्जी से बिजली आएगी तो उसकी लागत आएगी 20 रुपए। विकल्प तो है, लेकिन वो विकल्प इतने महंगे हैं। विकल्प को विकसित करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए थी वो हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, इस वजह से ये समस्या आ रही है। बस यही समीक्षा की बात करनी है। तो बात आती है समीक्षा की, तो ये तो सबको पता है, समीक्षा में यही लिखना है, रिसोर्स कम है, पैसा कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, भारत के लोगों की परचेजिंग पावर उतनी नहीं है, 80% लोग उतना हाई लेवल के परचेज नहीं कर सकते हैं, और जो अल्टरनेटिव सोर्स है वो लगभग 20 गुना ज्यादा महंगी है। तो भारत की गरीब, भारत की कम आय वाली जनता उतने महंगे ऊर्जा के उपभोग योग्य फिलहाल दिख नहीं रही है। तो जब ये बात आती है ना समीक्षा, तो 98% बच्चे लोग क्या करते हैं? एनर्जी लिखाएंगे, रिसोर्स लिख के आएंगे, डिमांड लिख के आ जाएंगे, अल्टरनेटिव लिख के आएंगे, लेकिन जो ये मेन बात है ये गायब होगा। कैसे गायब हो जाएगा? क्योंकि ये कभी सोचे ही नहीं है, रट लिए रटन घुटन लिखन कि भाई एनर्जी का ये हाल है, वो हाल है, ऐसे है, वैसे है, बस वही बात। अगला क्वेश्चन है टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी की जो लक्षद्वीप की यात्रा है, आज का उठा करके अखबार देखेंगे तो आज का दैनिक जागरण और जनसत्ता, दोनों में ये दिया हुआ है पूरे आंकड़े के साथ, टूरिज्म क्या, कैसे, किस तरह, कितना योगदान। और इसमें एक और चीज है, वो है रिलीजियस टूरिज्म। मैंने ये तैयार किया था, उत्तर प्रदेश में तो तैयार ही रखिएगा। इसका क्या है? अयोध्या के बनने के बाद से क्या हो रहा है, उसके पहले काशी में बना, कितने लोग आए, कैसे ले आए। और हमारे यहाँ जो मार्केट में उछाल आता है वो दिवाली में आता है। सबसे ज्यादा सोना कब बिकेगा? धनतेरस में बिकेगा, फिर होली में आता है। मतलब भारत की पूरी इकोनॉमी फेस्टिवल से संचालित होती ही होती है, और इसको लोग इग्नोर मारते हैं कि रिलीजियस टूरिज्म का कोई मतलब ही नहीं है। जितने तीर्थ लोग हैं भारत में, मैक्सिमम टूरिज्म रिलीजन के नाम पर होता है, क्योंकि लोग कहते हैं तीर्थ कराओ। अब जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं तो यहाँ पर मेरे माता पिता के अलावा जितने रिश्तेदार हैं वो दिल्ली जरूर आते हैं। लाल किला नहीं, हरिद्वार, तनी चला गंगा नहवा दा। इलाहाबाद में भी है, लेकिन भाई हरिद्वार की बात अलग है, ओरिजिनल गंगा इलाहाबाद में, डुप्लीकेट गंगा इलाहाबाद या प्रयागराज, जो भी आप कह लें। तो इस तरह की सिचुएशन आती है। जो सबसे ज्यादा टूरिज्म
होता है हमारा इसी पर होता है। बेहतरीन आंकड़े सब दिए हैं, लेकिन अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, आपके इस क्वेश्चन में आना चाहिए फैक्ट, आपके इस क्वेश्चन में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, फिर आपके इस क्वेश्चन में आना चाहिए कि इससे सेक्टर कौन सा जुड़ा हुआ है, आपसे आना चाहिए कि इससे जॉब कैसे जुड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। और फ्यूचर की बात करिए तो जब फ्यूचर की बात करिए तब यहां पर आप बताइए कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो चांस है वो रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर है, और वही खतरा है माउंटेन टूरिज्म के ऊपर, मतलब पहाड़ी आनंद के खोज में। अगर आप तीर्थ में जाएंगे, तीर्थ की नगरी में आनंद का वास खोजेंगे तो गड़बड़ तो होना ही। मतलब हरिद्वार सिर्फ गंगा नहाने के लिए है, दारू पी के वीकेंड मनाने के लिए नहीं है, होटल में जाके ऐश करने के लिए नहीं है छुट्टियों में। तो ये सारी समस्या है, शानदार है, लेकिन इसमें एक ही एंगल पूछा है। एक और पूछा है बिहार के एससी और एसटी के बारे में। तो बिहार में जो एससी की संख्या है शेड्यूल कास्ट की वो इतना है। ये प्रश्न क्यों पूछा मेरे समझ में नहीं आया। और 1.68% तो इनका देना है। कुछ इनके प्लान के बारे में बतानी है, और कुछ बड़ी ही दयनीय स्थिति अभी भी है। तो मैं कहूंगा कि इस तरह के डिस्प्यूटेड प्रश्न को मत करिए। इन दो समुदायों के पास जो जमीन का वितरण है वो 2% है। समाज में जॉब की स्थिति, फिर जॉब के बाद प्रमोशन की स्थिति, फिर सोशल सिक्योरिटी की स्थिति, दूसरा अपमानजनक टिप्पणियां वगैरह, और भी कई तरह की चीजें हैं। सवाल क्या पूछ रहा है, सामाजिक और आर्थिक दशा। तो आर्थिक दशा तो बोल देंगे, सामाजिक कैसे बोलेंगे, स्पष्ट पूछ रहा है। तो आपको बताना पड़ेगा कि आज भी इनके साथ व्यापक रूप से भेदभाव, लोगों का दृष्टिकोण बदला है लेकिन सीमित रूप में। आज भी इन्हें आरक्षण या एक तरीके से दयनीय दृष्टि से देखा जाता है, या कुल मिलाकर के अभी भी बराबर रूप से समानता देखने को नहीं मिलती। इस तरह के अप्रोच है जो आपको यहाँ अपनाने हैं। अगले क्वेश्चन को देखें। अच्छा क्वेश्चन है। भारत के प्रमुख ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंट को, ये यहाँ विभाग शब्द गलत है हिंदी के, क्या है, जो ज्योग्राफी है वो कितने हिस्से में डिवाइड है और उसमें बिहार कहाँ है। तो अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा आपको बताना होगा क्या किस तरह का सिचुएशन है। तो एक तरीके से है, अब आप उत्तर, फिर उत्तर पूर्व, फिर उसके बाद आप बताएंगे मैदान, मैदान के बाद फिर है मरुस्थल, मरुस्थल के बाद फिर है प्रायद्वीपीय इलाका, प्रायद्वीपीय इलाका के बाद तटीय इलाका, फिर है मैदान। इतनी ज्योग्राफिकल चीजें हैं, इतनी चीजें हैं जो आपको जाननी है। और फिर उसमें कुल 6 भाग हैं जो आपको बताना है, और इसमें बिहार मैदानी इलाके में है। तो आप इसको लिख सकते हैं भाई, मरुस्थल है नहीं, प्रायद्वीपीय है नहीं, तटीय है नहीं। तो एक सबसे बड़ी बात कि आप ये एक मैप बनाएंगे, मैप में सारा कुछ डिफाइन करेंगे, और दूसरी बार बिहार का मुझसे मैप नहीं बनता तो मैप बनाएंगे। 2 मैप बनाने की जरूरत है। एक पेपर लीजिए, पेपर में आधे में ये बनाइए, आधे में ये। ध्यान रखिएगा आपका उत्तर 1 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 पेज से ज्यादा हो रहा है तो समस्या आप खुद खड़ी करना है। तो ये एक समस्या है जो आप देख सकते हैं। और बड़ा इजी प्रश्न है, हम लोगों ने अपने क्लास में लंबे समय से इसको करा रखा है। तो फिर ये भी चीजें हैं। अब कुछ एक बड़े क्वेश्चन है, लगभग क्वेश्चन नंबर 5 से जो है उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर मैं सोचा कि कम से कम 10 बजे जा रहा है तो 10 बजे खाली ना रहें, चूंकि कल कर चुके हैं बाकी सारे क्वेश्चन। मतलब कहने का मतलब है कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। चाहे खैर बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले है, पॉपुलेशन इंडेक्स है, ट्रिकल डाउन थ्योरी है, मॉनसून है, सोसाइटी में कंप्यूटर के रोल, ये पिछले साल ऐसे में आया था, फिर टेक्नोलॉजी सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर रहा है। तो लेकिन एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा
यहाँ पर आधे सवाल आपके ट्रेडिशनल है, रटंत घुटंत लिखंत, लेकिन जो आधे अन्य और सवाल हैं उसके ऊपर अगर आपकी आइडियोलॉजी नहीं डेवलप हुई, कहने का मतलब जो देश में हो रहा है अगर उसकी आपकी प्रत्यक्ष समझ नहीं है तो फिर आप लिख नहीं पाएंगे, आईएएस तो बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। और स्टेट में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ हम मेंस निकाल लेंगे, बट ऐसा है नहीं। मेंस का जो लेवल बढ़ रहा है वो और बढ़ेगा, उसको आप छू नहीं पाएंगे। तो आप खुद देख लीजिए कि रटंत घुटंत और लिखंत जो एक लेखन प्रणाली है उससे क्या होने वाला है। बिना आंसर राइटिंग को परफेक्ट किए हुए आप लिख ही नहीं सकते हैं, और लेवल इतना है, कैसे आप लिखेंगे रीजनलिटी और नेशनलिटी जब तक आप आइडियोलॉजी ही नहीं समझेंगे। आज का इंडियन एक्सप्रेस में जो जितनी बातें लिखी हैं उसको समझने के लिए भी माइंड चाहिए, एनालिसिस करना, तब आप लिख पाएंगे। और रीजनलिटी मतलब बिहार के जो राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल हैं कैसे चुप्पी साधे हैं, तो भैया मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, यादव वोट बैंक चाहिए, कुर्मी कोयरी वोट बैंक चाहिए, रियलिटी है। तो चुप्पी साधे हैं, एनआरसी नहीं होने देंगे, सीए नहीं लागू होने देंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे। तो ये जो बिहार की अंतर्विरोध है ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, लगभग हर रीजनल पार्टी की है। पहले तो वास्तविकता जानिए, फिर उसको समझिए, और समझने के बाद उसको लिखिए। इसी में सारी स्मार्टनेस पता लग गई। मैं तो मुखर्जी नगर में 12-13 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर। 100 कॉपी देखते हैं तो मुझे एक कोई कॉपी ऐसा लगता है जो सच में लगता है कि हाँ क्वालिफाई करेंगे। मैं समझाने की भी कोशिश करता हूं तो कहते हैं सर समझे में नहीं आ रहा, क्या करे। तो रटो भैया, इतना सारा ऑनलाइन का डिस्क्रिप्शन लिए हो तो रटो, लिखने की कोशिश ही नहीं करेंगे। अच्छा अभी शादी है, अभी भोज खाने जा रहे हैं, तो अभी दरोगा का एग्जाम है, सब में उलझे रहते हैं। ये सिर्फ नॉर्मल बच्चों की कहानी नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, आइडियोलॉजी डेवलप करनी होगी, निरंतर लिखने का प्रयास करना होगा। अगर इतना कर सकते हैं तो तैयारी करिए, नहीं तो भीड़ का हिस्सा बनिए। 90% लोग फैक्ट लिख के कॉपी पे चले जाते हैं, नंबर कहां से मिलेगा। यहाँ तो एनालिसिस पूछ रहा है कि कैसे भाई चेंज आया सोसाइटी में, तो भाई सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है लिख दीजिए। नहीं लिख पाएंगे अगर आपने पहले से सोच नहीं रखा, ठीक है।